मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। हम लोग अपनी बीए पार्ट 3 की क्लास में संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पिछली क्लास के आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेरिका की विदेश नीति में ट्रूमैन सिद्धांत लाया गया राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा। और ट्रूमैन सिद्धांत जो था ये एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जिसने अमेरिकी विदेश नीति में एक हम कहें कि इतिहास रच दिया या ऐतिहासिक घटना थी। और इस नीति के माध्यम से ये कहा गया कि जहाँ भी कहीं शांति भंग होती है या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आक्रमण होता है तो अमेरिका उसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा। तो इसके आधार पर बहुत जो अमेरिकी विदेश नीति अलगाववाद पर चल रही थी या विदेश नीति जिस तरह से कार्य कर रही थी उसमें एकदम से परिवर्तन आया और उसका कार्यक्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रूमैन सिद्धांत का क्या प्रभाव रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति के माध्यम से एक तरह से हालांकि कहीं भी सोवियत संघ का उल्लेख नहीं किया गया, इसके बावजूद भी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सोवियत संघ को सर्वाधिकारवादी और स्वतंत्रता को समाप्त करने वाले राज्य के रूप में परिभाषित किया। दूसरी बात जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी वो ये कि ट्रूमैन सिद्धांत एक तरह से शीत युद्ध की शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि इसमें अमेरिका सोवियत संघ से संघर्ष करने के लिए तैयार हो गया और मध्य पूर्व में जो शक्ति शून्यता उत्पन्न हुई थी, सोवियत संघ उसका लाभ उठाए उससे पहले अमेरिका उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। विश्व इस समय पूरे दो गुटों में बदल चुका था। एक गुट पूंजीवादी था जो अमेरिकी समर्थक था और दूसरा गुट साम्यवादी। तो इस तरह से विश्व दो हिस्सों में बंट गया और ये इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हमें दिखाई देता है। अगली जो योजना इस काल में आई राष्ट्रपति ट्रूमैन के काल में वो है मार्शल योजना। मार्शल योजना यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के संबंध में थी और वो इसलिए था क्योंकि यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत कमज़ोर हो गया था और उसे आर्थिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। और यहाँ सोवियत संघ अपनी योजनाएं लेके न आ जाए इसके लिए पश्चिमी यूरोप और यूरोप में रिलीफ प्रोग्राम के तहत काफ़ी सहायताएं देने की पेशकश की गई। यहाँ तक कि 1947 से 51 तक अमेरिका ने $12 बिलियन की सहायता दी। मार्शल योजना को समसामयिक कूटनीतिक इतिहास की सर्वाधिक युग प्रवर्तक घटना कहा जाता है। ट्रूमैन सिद्धांत की पूरक थी और इसने साम्यवाद के परिरोधन की नीति को 3 तरीकों से आगे बढ़ाया। पहला है जहां ट्रूमैन सिद्धांत में अलग अलग राज्यों को सहायता देने की व्यवस्था की गई थी, वहीं मार्शल योजना में यूरोप को समग्र रूप से सहायता देने की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ अवरोध की नीति में आर्थिक महत्व को स्पष्ट कर दिया गया और अमेरिकन आर्थिक सहायता को सहयोगी योजना का स्वरूप प्रदान किया गया। अगली नीति आती है सैनिक संधियों की नीति। 1951 में पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून पास हुआ और इसके अनुसार अमेरिका के साथ सैनिक संधि करने वाले देशों की सहायता के लिए $7 अरब 33 करोड़ की सहायता की व्यवस्था की गई। 1952 में प्रशांत महासागर में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ सुरक्षा संधियां की गई और नाटो की संधि बहुत महत्वपूर्ण थी, जो सबसे पहली बार सामूहिक सुरक्षा के रूप में की गई थी। 4 सूत्रीय कार्यक्रम लाया गया राष्ट्रपति ट्रूमैन के काल में, जो काफ़ी हद तक जो यूरोप है उसमें सहायता देने के लिए और जो साम्यवाद है उसका यूरोप तक प्रसार रोकने के लिए 4 सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया। अविकसित देशों को आर्थिक तकनीकी सहायता देने की नींव यहीं से पड़ती है। जो 4 सूत्रीय कार्यक्रम था उसमें पहला था संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण समर्थन देना, दूसरा था विश्व के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए कार्य करना, तीसरा आक्रमण के विरुद्ध स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों
को सुदृढ़ बनाना और चौथा है अल्प विकसित देशों के विकास के लिए प्राविधिक सहायता देना। और इस काल में एक जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी खुले संघर्ष का काल। यह है कोरिया युद्ध। 1950 में दक्षिण कोरिया पर उत्तरी कोरिया का आक्रमण हो जाने से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अमेरिकी सेनाओं ने लगभग युद्ध लड़ा, लेकिन साम्यवाद से खुले संघर्ष की प्रवृत्ति यहाँ शुरू हो गई। तो ये खुले संघर्ष का काल भी एक तरह से था। अब आते हैं हम राष्ट्रपति आइजनहावर के काल पर, जो 1953 से 1960 तक का काल था। इस काल तक कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हुई, कोरिया युद्ध पर विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए और ऐसा लगा कि शायद शीत युद्ध में कुछ नरमी आएगी। आइजनहावर ने एक सिद्धांत दिया और ये सिद्धांत था 1956 में स्वेज नहर संकट ने मध्य पूर्व में ब्रिटेन और फ्रांस के जो उपनिवेश थे उनको खत्म कर दिया था और यहाँ शक्ति शून्यता आ गई थी। इस शक्ति शून्यता को भरने के लिए साम्यवाद को रोकना एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आइजनहावर ने इसके लिए एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया, मध्य पूर्व के राष्ट्रों की सुरक्षा, प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं का प्रयोग किया जा सके, लेकिन ऐसा तभी होगा जबकि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद से आतंकित होकर के प्रार्थना करे। दूसरी बात जो उसमें सिद्धांत में आई वो है संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पूर्व के राष्ट्रों के आर्थिक विकास में योगदान दे, और तीसरा है मध्य पूर्व के राष्ट्रों को सैनिक सहायताएं दी जाए। तो इस तरह से सैनिक सहायताएं, आर्थिक सहायताएं पूरी तरह से दी जाएंगी और ये भी कहा गया कि मध्य पूर्व के राष्ट्रों की अखंडता को बनाए रखा जाएगा, लेकिन अगर कोई राष्ट्र साम्यवाद के खतरे से बचने के लिए प्रार्थना करता है तो उसको समर्थन दिया जाएगा, उसको सहायता दी जाएगी। आइजनहावर सिद्धांत ट्रूमैन सिद्धांत का विकसित रूप माना जाता है। मध्य पूर्व में इसका उपयोग किया गया और ब्रिटिश सहायता से आइजनहावर सिद्धांत का प्रयोग जो जॉर्डन में किया गया था वो एक तरह से निष्फल रहा। बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग सही नहीं हो पाया। इस काल में शीत युद्ध में कुछ शिथिलता भी आई। 1959 में सोवियत प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने राष्ट्रपति आइजनहावर के निमंत्रण पर अमेरिका की यात्रा की और उसकी अमेरिकी यात्रा की समाप्ति पर आइजनहावर के निवास गृह में कैंप डेविड में राष्ट्रपति के साथ 3 दिन तक विश्व की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया। इसे कैंप डेविड भावना भी कहा जाता है और ये माना जाता है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव दूर करने में कुछ हद तक सहायता भी मिली थी। अब आते हैं हम राष्ट्रपति कैनेडी के काल पर। राष्ट्रपति कैनेडी का जो काल है ये है 1960 से 63 तक का काल। राष्ट्रपति कैनेडी जब राष्ट्रपति बने 1960 में तो अमेरिकी विदेश नीति में परिवर्तन आया। हालांकि वे साम्यवादी राष्ट्रों के प्रति सचेत थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो पुरानी नीतियां थी उसमें अब परिवर्तन आने लगा और कुछ हद तक हम देखें कि जो निर्गुट देश इस समय तक थे, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जिनका अस्तित्व आ चुका था, उनके प्रति अमेरिका की नीति में परिवर्तन आया। इससे पहले अमेरिका ये मानने को ही तैयार नहीं था कि कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं हो सकता जो साम्यवाद को नहीं माने या फिर लोकतंत्र के प्रति तटस्थ रहे। लेकिन अब राष्ट्रपति कैनेडी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मान्यता दी और उनको पहले की अपेक्षा अधिक आर्थिक, तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायताएं देना शुरू कर दिया। तो एक तरह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ अमेरिकी विदेश नीति में। और इन देशों में 1961 में शांति सेना नामक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत सैकड़ों अमेरिकन विश्व के अल्प विकसित देशों में विकास कार्यों में सहायता देने के लिए भेजे गए। क्यूबा संकट 1959 में इसी काल में हुआ था। फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में, जो अमेरिका से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है, जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा में सैनिक अड्डे की स्थापना की निंदा की और 1962 में क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा की। लेकिन कैनेडी के
इस कदम ने सोवियत संघ को एक तरह से स्पष्ट चुनौती दी और सोवियत अड्डा हटाना राष्ट्रपति खुर्शीम ने, जो रूस के थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया और इसे जॉन एफ कैनेडी की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है, क्योंकि जो नाकाबंदी की गई थी क्यूबा की, उसका उद्देश्य जो सोवियत संघ से जो सामग्री भेजी जानी थी उसको रोकना था। तो ये कदम बहुत महत्वपूर्ण माना गया। अगली जो नीति थी इनकी वो थी लैटिन अमेरिका में। लैटिन अमेरिका में साम्यवाद या कास्त्रोवाद का शिकार न होने देने के लिए जो राष्ट्र थे लैटिन अमेरिका के, उनको खुलकर आर्थिक सहायता दी गई ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। और प्रगति के लिए मैत्री नामक प्रस्ताव लैटिन अमेरिकी देशों के लिए रखा गया, जिसके माध्यम से आर्थिक विकास और जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए $20,000 मिलियन की सहायता और ऋण देने का प्रस्ताव रखा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति जो नीति थी उसमें भी परिवर्तन आया और संयुक्त राष्ट्र संघ को राष्ट्रपति कैनेडी ने एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण विश्व संगठन माना। और जब बेल्जियम में शासन में राष्ट्रीय एकता की स्थापना का भार यूएनओ ने अपने ऊपर लिया, तो अमेरिका ने उसका अधिकांश भार वहन किया। इसके साथ साथ विश्व शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण पर बहुत जोर दिया गया। शीत युद्ध को कम करने के लिए 15 अप्रैल 1963 में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच सीधा टेलीफोन और रेडियो संपर्क समझौता हुआ और परमाणु प्रतिबंध संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच 25 जुलाई 1963 को हस्ताक्षर किए गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जो कैनेडी राष्ट्रपति जब बने उसके बाद में हुई और काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और हर समय युद्ध के वातावरण में विश्व जी रहा था, वो कम हुआ। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति जॉनसन का काल। राष्ट्रपति जॉनसन 1964 से 1968 तक रहे, पर 22 नवंबर 1963 को राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या हो गई और उसके बाद में पहली तात्कालिक उपराष्ट्रपति को ये पद सौंपा गया। लेकिन 1964 में जब चुनाव हुए तो जॉनसन जो हैं वो राष्ट्रपति बन गए। इनके काल की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। पहली है परमाणु अप्रसार संधि 1968 और दूसरी है अपोलो 8 यान की सफलता, जो चंद्रमा पर उतरने की संभावनाओं को दृढ़ जिसने बनाया था। विदेश नीति इनकी काफ़ी विवादास्पद रही। वियतनाम युद्ध में सैनिकों को इन्होंने एक तरह से झोंक दिया और विश्व में जो शांति प्रिय राष्ट्र की एक छवि बनी थी वो एक तरह से समाप्त हुई और अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी पंगु हो गई, क्योंकि वियतनाम युद्ध में अमेरिका को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च हुआ था। 1969 का जो बजट था अमेरिका का, उसमें $12 अरब का घाटा दिखाया गया था। इसी तरह से 1967 के अरब इजराइल संघर्ष में राष्ट्रपति जॉनसन ने इजराइल को अपना समर्थन दिया और इससे अरब देश भी नाराज हो गए और इसका फ़ायदा सोवियत संघ और फ्रांस ने उठा करके मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। तो इस तरह से राष्ट्रपति जॉनसन का जो काल है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता अमेरिकी विदेश नीति के संदर्भ में। अगर हम देखें कोरिया के मामले में भी इसे अच्छा नहीं माना जाता। तो कुल मिलाकर के उनका काल बहुत अच्छा नहीं रहा विदेश नीति के लिहाज से। अब हम आते हैं राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के काल पर, जो 1969 से 1974 तक का काल था। 20 जनवरी 1969 को राष्ट्रपति निक्सन बने और इसे बहुत क्रांतिकारी काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में साम्यवादी राष्ट्रों के प्रति या सोवियत संघ के प्रति अमेरिका की नीति एक नई दिशा में आगे बढ़ गई। राष्ट्रपति बनने के बाद में उन्होंने साम्यवाद को सीमित करने वाली अमेरिका की जो पुरानी नीति थी, जिसे परिरोधन की नीति कहा जाता है, उसको परिवर्तित किया और नई नीति घोषित करते हुए कहा कि अमेरिका के लिए ये संभव नहीं है कि वो दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए लड़े। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहाँ ट्रूमैन सिद्धांत, मुनरो सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत इस बात की घोषणा कर रहे थे, वहीं पर रिचर्ड निक्सन ने बिल्कुल अलग नीति की घोषणा कर दी।
उन्होंने कहा कि अन्य देशों की प्रगति और प्रतिरक्षा उनका अपना कार्य हो सकता है। साम्यवाद को रोकने के लिए भविष्य में वियतनाम जैसे युद्ध नहीं लड़ेगा, इसे निक्सन सिद्धांत कहा गया। इस काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और अमेरिकी विदेश नीति आगे बढ़ी, उसमें यूरोप की सद्भावना यात्रा थी। नई यूरोप की खोज करना निक्सन ने शुरू किया। पश्चिमी जर्मनी अणु पर अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हुआ था। ऐसे में राष्ट्रपति निक्सन ने यात्रा की थी, लेकिन अमेरिका विरोधी नारे वहाँ सुनाई दिए। वियतनाम युद्ध पर भी काफ़ी हद तक उन्होंने काम किया और हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका इसी काल में सैनिक बुलाने को वापस तैयार हुआ और 27 जनवरी 1973 को एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत अमेरिका के सभी सैनिक इस शर्त पर बुलाने के लिए तैयार हुए कि सभी पक्ष भी सैन्यकृत क्षेत्र का आदर करेंगे, यानी वियतनाम से सेनाएं हटा ली जाएंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हुई। चीन के साथ नीति में परिवर्तन हुआ। 1970 के आरंभ में ये नीति व्यापारिक रूप से शुरू हुई। व्यापारिक संबंध चीन के साथ बनाने की इच्छा प्रकट की गई और अमेरिका के समर्थन से ही 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बना और निक्सन स्वयं 1972 में पीकिंग की यात्रा पर गए, यानी चीन की यात्रा पर गए और इससे दोनों देशों के बीच एक नए संबंध शुरू हुए। पश्चिम एशिया में रूस के प्रभाव को रोकने के लिए निक्सन ने इजराइल का समर्थन किया और अरब इजराइल संघर्ष में अरब विरोधी नीति निक्सन ने अपनाई। कंबोडिया संकट इसी दौरान हुआ और अमेरिका की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। निक्सन ने युद्धपोत कूटनीति अपनाई भारत पाक युद्ध के दौरान 1971 के, और पाकिस्तान के पक्ष में बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया, जबकि बहाना ये बनाया गया था कि ढाका में स्थित अमेरिकी लोगों को बाहर निकालना है। इसे निक्सन की युद्धपोत कूटनीति कहा जाता है और इसका उद्देश्य भारत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भयभीत करके बांग्लादेश को अपनी सेनाएं हटाने को बाध्य करना था और पाकिस्तान के विभाजन को रोकना था। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण जो घटना थी वो थी शीत युद्ध में कमी या शिथिलता लाने के लिए देतांत की तरफ कदम तेजी से आगे बढ़े। राष्ट्रपति निक्सन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मास्को पहुँचे 1972 में 22 मई को। 6 दिवसीय मास्को यात्रा बहुत ऐतिहासिक थी और इसमें ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि 1945 में याल्टा सम्मेलन के बाद दोनों महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष पहली बार मिल रहे थे। ऐतिहासिक संधि हुई सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अस्त्र परिसीमन को लेकर के। 1973 में सोवियत नेता ब्रेजनेव ने भी अमेरिका की यात्रा की और दोनों देशों के बीच में कुछ संधियां हुई और इस तरह से दोनों के मध्य एक संकल्प हुआ कि अब कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा और दोनों ही काफ़ी हद तक पारस्परिक संबंधों से निकट आए। 1974 में राष्ट्रपति निक्सन ने फिर सोवियत संघ की यात्रा की और 1979 को प्रति प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों, परमाणु अस्त्रों को सीमित करने और भूमिगत परीक्षणों पर कुछ प्रतिबंध लगाने संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये जो शिखर वार्ता थी इसे 29 जून को दोनों में एक महत्वपूर्ण 10 वर्षीय समझौता हुआ जिसे 1972 के व्यापार समझौते का पूरक बताया गया। तो राष्ट्रपति निक्सन का जो काल है वो बहुत महत्वपूर्ण काल है अमेरिकी विदेश नीति में। अब आते हैं राष्ट्रपति फोर्ड का काल जो 1974 से 77 तक का काल था। वाटरगेट कांड के कारण और दबाव के कारण निक्सन को राष्ट्रपति का पद त्यागना पड़ा और उसके बाद राष्ट्रपति फोर्ड बने। इस काल में 1975 में मिस्र और इजराइल के बीच सिनाई समझौता हुआ जिसे अमेरिकी राजनीति की एक महत्वपूर्ण सफलता माना जाता है। 1975 में अमेरिकी सरकार ने पिछले 10 सालों से अमेरिका को जो हथियारों की सप्लाई हो रही थी उस पर रोक लगा दी
और समाप्त कर दिया उस समझौते को। 1974 में ही अमेरिका में सोवियत संघ के नेता ब्रेजनेव से व्लादिवोस्टक में शिखर वार्ता की, जिसे सॉल्ट वार्ताओं की रूपरेखा माना जाता है। 1975 में सोवियत संघ और अमेरिका के संयुक्त अंतरिक्ष अभ्यास हुए और दोनों के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में मिले, जिससे सहयोग बढ़ा और विश्व तनाव में कमी आई। तनाव शैथिल्य बढ़ा, जिसे देतांत कहा जाता है। राष्ट्रपति फोर्ड ने निक्सन काल में चीन अमेरिका के जो संबंध बढ़े थे उसे और आगे बढ़ाया और 1975 में चीन की यात्रा की। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 1975 तक आते हुए सोवियत संघ के साथ काफ़ी वार्ताओं का दौर हुआ, परमाणु परिसीमन संधियां हुई, दोनों देशों के राष्ट्रपति एक दूसरे के यहाँ यात्रा पर आए, सौहार्द बढ़ा और अब एक दूसरे पर हमला करने की नीति के स्थान पर विश्व शांति को बनाए रखने की नीति अपनाई जाने लगी। तो इस तरह से 1977 तक के काल की विवेचना आज हम लोगों ने इसमें की। आगे हम अगली क्लास में करेंगे।